बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। यह बड़ी जानकारी, 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ने वाले हैं। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से भी उम्मीदवार हैं। तो उसके अलावा बोलपुर से दिलीप घोष को उम्मीदवार बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी गई है। कल की चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ है और चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करती हुई नजर आ रही है। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अब अपने पत्ते खोलती हुई नजर आ रही है। बंगाल में बीजेपी ने अपनी 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। बंगाल में सीएम ममता की सीट से चुनाव जो है वो शुभेंदु अधिकारी लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत हमारे साथ मौजूद है। अमृत, पहली सूची 144 नामों की बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जारी कर चुकी है और एक बड़ी जानकारी की ममता बनर्जी की सीट से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ने वाले हैं। अब बिल्कुल दीपेश, ये अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। पहली सूची भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के लिए जारी कर दी और साथ ही साथ केरल के लिए भी पहली सूची जारी की है। केरल की बता देता हूं, 47 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई, जिसमें से 7 जो है वो महिला उम्मीदवार हैं और इसमें राजीव चंद्रशेखर भी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पश्चिम बंगाल की बात अब जो कह रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण एंगल जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की सीट से जो है वहाँ पर टक्कर देने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। और इसके अलावा जो है इसमें 10 महिला उम्मीदवार जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली सूची में जो 144 नाम है उनमें 10 महिला उम्मीदवार है उनको उस मैदान में उतार रही है। साथ ही साथ देखेंगे कि इसमें बोलपुर से जो दिलीप घोष है वो मैदान में उतर रहे हैं, जो पूर्व बीजेपी अध्यक्ष है। तो ये जो महत्वपूर्ण नाम है वो जो है सामने आ रहे हैं। एक और मैं मेरे पास सूची में बता रहा हूँ आपको, इसमें माधवी महलदर है जो ये बहुत ही अहम सीट है अजा की, वहाँ पे जो है वो चुनाव लड़ रही हैं, जो कि अब कुलाली से जो ये सीट है और ये जो है ये जो सीट है वो सुरक्षित सीट मानी जाती है। और इसके अलावा जो बाकी और सीटें हैं उन तमाम सीटों पे देखेंगे तो अब पिछले चुनाव में जो लोग चुनाव लड़े थे उसमें तकरीबन अधिकांश नेता वही चेहरे हैं, जो वही नाम इसमें जो है दिखाई दे रहे हैं। इसमें असीम सुपई का नाम है, इसके अलावा दीपक कुमार हल्दर हैं, अग्नेश्वर नस्कर का नाम शामिल है, तरुण कुमार अटक का नाम है। तो ये जो महत्वपूर्ण नाम है ये दर्शा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार बहुत बढ़िया चुनाव लड़े थे उन लोगों के ऊपर फिर से विश्वास जताया है और उन्हें जो अपनी 144 जो पहली सूची है उसमें उनका जो है नाम शामिल किया है। बिल्कुल, लेकिन एक और चीज यहां पर यह भी समझना चाहेंगे कि जो परिस्थितियां बंगाल इलेक्शन के दौरान देखने को मिलती हैं। मैं लौट रहा हूं, इस वक्त हमारे साथ एडिटर इन चीफ ज्ञानेंद्र तिवारी जी जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र जी, कैसे देखा जाए इस लिस्ट को और भारतीय जनता पार्टी, चूंकि आपने पिछली बार भी चुनाव कवर किया था, बहुत माहौल बंगाल का अलग रहता है। निश्चित तौर पर, और जो बात आप कह रहे हैं, अभी मैं ये जो लिस्ट आई है 144 उम्मीदवारों की, इसका एनालिसिस कर ही रहा था। लेकिन बंगाल चुनाव को लेकर कुछ मोटी मोटी बात है जो मैं लिस्ट का विश्लेषण तो बाद में करेंगे, जो मैं आपको बता दूं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद कुछ चीज़ों को समझना होगा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लड़ रही है। दीपेश, विस्तार न्यूज के दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी किसी प्रदेश में चुनाव होता है, जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, सबसे ज्यादा माथापच्ची अगर किसी चीज में होती है तो वो है सीट बंटवारे को लेकर, वो होती है उम्मीदवारों के चयन को लेकर, वो होती है जातिगत समीकरण को साधने को लेकर, वो होती है कि किस इलाके में कौन सा वोटर ज्यादा है, किस प्रत्याशी किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा तो हमको फायदा मिलेगा। अब इसको आप ये समझिए कि पश्चिम बंगाल को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लड़ना चाहती है। कल तारीखों का ऐलान होता है और आज तबादलों की सूची की एक लिस्ट आ जाती है। डीजीपी बदल दिए जाते हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बदल दिए जाते हैं, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर बदल दिए जाते हैं और तमाम पुलिस अफसरों के ट्रांसफर हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मैंने पिछले बार ठीक आपने कहा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव मैंने कवर किया है। चुनाव के दौरान खूनी रंजिश बहुत आम बात है पश्चिम बंगाल में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से रणनीति है, क्योंकि आपने देखा है कि बंगाल चुनाव की बात हो और हिंसा ना हो ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन पिछली बार और बार की तुलना में पिछली बार हिंसा बहुत कम हुआ था। हालांकि कई इलाकों में ऐसा था जहां हम लोग
चुनाव कवर करने के दौरान कई बार हम लोगों के ऊपर लगा कि जान पर बहुत बड़ा खतरा है, हमले हुए, अटैक हुए, कई नेशनल मीडिया के पत्रकारों के ऊपर अटैक हुआ, खून लहूलुहान हुए हो, लेकिन अंततः पैरामिलिट्री फोर्स और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती इतनी ज्यादा थी कि चुनाव हिंसा तो हुई, लेकिन वैसी हिंसा नहीं हुई जैसे पहली हुई। तो फिर आते हैं एक बार राजनीतिक समीकरण में कि 144 में भी देख रहा था, 294 सीटों में 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि बहुत बड़ी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी फुल मूड में है, सब कुछ सेट है, पूरी तैयारी है बीजेपी की, क्योंकि संगठन और संघ के आपने देखे होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी रैली, बहुत बड़ी बड़ी सभाएं, बहुत बड़ी बड़ी बैठक, सब कुछ बीजेपी बंगाल में 2-3 सालों से कर रही है। अब आता हूं शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे और कहां से? भवानीपुर से लड़ेंगे। 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे। नंदीग्राम में 2 महीने मेरा डिप्लॉयमेंट था। जब पिछले विधानसभा चुनाव में मैं बंगाल में था, 2 महीने सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम में ही मेरी ड्यूटी थी। नंदीग्राम के एक एक बूथ पे मैं बहुत ध्यान से घुमा हूं। मैं दीघा रुकता था, दीघा से समुद्री किनारा है आप जानते हैं, और वहां से फिर मैं नंदीग्राम जाता था। नंदीग्राम में ममता बनर्जी इतनी आश्वस्त थी कि वो चुनाव जीत रही हैं। वो किसी भी कीमत पे चुनाव नहीं हारेंगे। लेकिन मुझे वो समय याद है कि अमित शाह का आना, रोड शो करना, और धर्मेंद्र प्रधान कैसे चल रहे थे आपको मैं बता रहा हूं। मैं पुराने चुनाव से इस चुनाव के कनेक्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 5 साल का वक्त बीता है, और 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की बंगाल फतह करने की यह तैयारी थी। 144 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा ये छोटी मोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। एक एक उम्मीदवारों में माथापच्ची होती है। और सोचिए, कल तारीखों का ऐलान होता है और आज 144 उम्मीदवार हो जाते हैं, तमाम पुलिस अफसर बदल दिए जाते हैं और नए पुलिस अफसरों की तैनाती हो जाती है। तो इससे यह समझा जा सकता है। नंदीग्राम की तरफ एक बार फिर से आता हूं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को यह लगा कि वो पूरे प्रदेश में, क्योंकि वहां पे तो फायर ब्रांड और तृणमूल कांग्रेस की पार्टी सुप्रीमो, सबसे बड़ा चेहरा, सब कुछ ममता बनर्जी है। महिला वोटर्स को साधने की बात हो या तो फिर ममता बनर्जी के अलग अलग फैसले हो, ममता बनर्जी ही हैं जो हैं। उनके पार्टी के कोई भी दूसरे लीडर इतने बड़े नहीं हो पाए जो ममता बनर्जी को थोड़ा बहुत भी टक्कर दे पाए। तो ममता बनर्जी को यह लगा कि मैं इतने सालों से मुख्यमंत्री हूं और मेरे सीट में तो लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझे चाहते हैं, मुझे पसंद करते हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का चुनाव लड़ने का तरीका मैं बताता हूं आपको। दिपेश, सुबह 5:30 बजे गाड़ियां लग जाती थी। सुबह 5:30 बजे गाड़ियां लग जाती थी। 6 बजे शुभेंदु अधिकारी निकल जाते थे और शुभेंदु अधिकारी गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर बैठ के खाना खाते थे, चाय पीते थे, शादी में जाते थे। वहीं अपने शुभेंदु अधिकारी की भाषा शैली भी गजब की है पब्लिक कनेक्ट करने की। तो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का उनका ऐलान है। 2 सीट इसलिए क्योंकि 2 सीट पिछली बार आपको याद होगा कि क्यों ममता बनर्जी भी 2 सीट से चुनाव लड़ी। अब तो दूसरी सीट वही है जिसमें ममता बनर्जी है। दूसरी सीट जो है ज्ञानेंद्र जी वही है जिस पर ममता बनर्जी है। वही है जिसमें, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका करेक्ट करने के लिए। तो सोचिए आपकी कितनी बड़ी चुनौती शुभेंदु अधिकारी को आप एक तरह, शुभेंदु अधिकारी पर हम लोग इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि बाकी के नामों का एनालिसिस अभी हमने किया नहीं, अभी तुरंत सूची आई। आप शुभेंदु अधिकारी क्यों ममता बनर्जी के साथ लड़ना चाहते हैं? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के बहुत बड़े शागिर्द रहे हैं, बहुत उनके साथ उनकी रणनीति का हिस्सा रहे हैं। सरकार चलाने से लेकर सरकार के क्या तिया पाचा होते हैं सब में वो सब जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस कैसे बढ़ी है, तृणमूल कांग्रेस का कहां गड्ढा है, तृणमूल कांग्रेस कैसे डाउन हो सकती है, तृणमूल कांग्रेस के पार्टी को आगे बढ़ाने वाले लोग कौन हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अटैक किस पर करती है? अटैक सुप्रीमो, सीधे वहां के सबसे बड़े चेहरे पे ममता बनर्जी की घेराबंदी हो गई है। और ममता बनर्जी, अभी तक देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का अगर सब कुछ सेट हो गया होता तो कुछ ना कुछ ऐलान उनकी तरफ से भी हो गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए बहुत स्पीड में है और चुनाव लड़ने की तैयारी की जो गति आप देखेंगे तो इस लिस्ट के बाद 294 से अगर 144 में से लिस्ट नामों का उम्मीदवारों का ऐलान हो जाए तो मृगेन जी बहुत बड़ी बात है। मृगेन जी आपके पास इसलिए आऊंगा क्योंकि राजनीतिक समझ रखते हैं देश भर से आप। 144 नामों का ऐलान, तारीखों के ऐलान के 24 घंटे के अंदर, इसको किस रूप में देखा जाना चाहिए? देखिए, यही तो बीजेपी की तैयारी, इसी को बीजेपी की तैयारी बोलते हैं। पिछला चुनाव हारे, आपने भी बताया कि 5 साल पहले जब चुनाव हारे उसके बाद से 5 साल की तैयारी की जा रही है। खास बात यह है, 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि जो निर्वाचन आयोग ने वहाँ के डीजीपी को हटाया, आपने भी बताया, वो पीयूष पांडे को हटाकर सिद्धनाथ गुप्ता को बनाया गया है। और दूसरा, सुप्रीम सरकार जो
कोलकाता के पुलिस कमिश्नर थे उनको हटाया गया है, उनकी जगह अजय कुमार नंद, ये कोलकाता के पुलिस कमिश्नर, और जहां से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं वो भी उसी कमिश्नरी क्षेत्र में आता है, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि बीजेपी को या चुनाव आयोग को ये लगता होगा कि बीजेपी इस पर मांग कर रही थी लगातार कि वहाँ पुलिस कमिश्नर को हटाया जाए और डीजीपी को हटाया जाए, तो निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, तूफानगंज से मालती राय को उम्मीदवार बनाया। प्रशांत के पास कुछ अपडेट है। प्रशांत, क्या अपडेट बता रहे हैं आप? इस बार बीजेपी का जो पूरा चुनाव प्रबंधन है वो देख रहे हैं भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल। इस बार जो मेजर चेंजेस किए गए हैं सर, बीजेपी ने पिछली बार जो टीएमसी के लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराया था, इस बार उनको टिकट ना देके अपने मूल कैडर को प्रमोट किया है और उनको विधानसभा का टिकट दिया। ये बहुत ही बड़ी बात है। मतलब कुल मिला के आप जो ये कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी से लोग आ जाते थे, दूसरी पार्टी के लोग ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बन जाते थे, तो अपने कैडर पर इस बार ज्यादा भरोसा किया, आप ये कह रहे हैं? हाँ, इस पूरा काम सुनील बंसल और वो भूपेंद्र यादव देख रहे हैं और इस पूरे काम को देखने के दौरान उन्होंने ये दिखाया कि पिछली बार की जो गलतियां थी उसको हमने सबक लेते हुए, क्योंकि एन चुनाव पे उन्होंने बीजेपी से तो सारे संसाधन लिए और फिर वो वापस हो गए और टीएमसी के कुनबे और उनके कैडर को सपोर्ट करा। इस बार बीजेपी ने अपने मंडल अध्यक्षों को, अपने जिला अध्यक्ष को टिकट दिया और उनको इस बार विधानसभा का टिकट दिया और उनको इस बार मैदान में उतारा है। और देखने वाली बात है, सुनील बंसल की रणनीति को भी आप बहुत करीब से समझते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो, चाहे उनकी संगठनात्मक क्षमता हो, सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव भी बहुत साइलेंट वर्कर माने जाते हैं। आप भूपेंद्र यादव को कभी किसी विवाद में मृगेन जी नहीं देखेंगे। इन दोनों के ऊपर जो जिम्मा दिया गया है, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए, सुनील बंसल इससे पहले यूपी का 8 साल तक संगठन मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। अभी पार्टी के वो जनरल सेक्रेटरी हैं। उनको महत्वपूर्ण काम दिया गया है इस बार। पूरे जो उनकी जो विधानसभा है, उनके जो संभाग संगठन मंत्री हैं, सबका डिप्लॉयमेंट सुनील बंसल ही देख रहे हैं। भूपेंद्र यादव का जो काम है, मध्य प्रदेश फतह कराने वाले भी भूपेंद्र यादव ही हैं। प्रभारी के रूप में काम किया, तो उनका पूरा जो संगठनात्मक स्ट्रक्चर है, विवादों में न रहते हुए। हाँ, प्रशांत जिक्र कर रहे हैं मध्य प्रदेश में उनके जो फतह कराने वाले भी बात कर रहे हैं। दीपेश, कैलाश विजयवर्गीय इससे पहले मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं और वो बंगाल के प्रभारी रहे। इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय ने भी वहाँ पे अच्छा काम किया था, लेकिन उस दौर में बड़ा विवाद हुआ था। तो बीजेपी इस बार अपने कैडर को प्रमोट कर रही है। बड़ी बात बता रहे हैं कि कैडर, और ये हम लोग दीपेश बहुत दिनों से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो मेहनत करते हैं, जो आयातित नेता हैं, उनसे बच रहे हैं, बल्कि जो उनके नेता हैं जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं मृगेन जी, उन पर भरोसा जता रहे हैं। नहीं, देखिए, पिछले चुनाव में हुआ ये कि चुनाव हारने के बाद जो टीएमसी से नेता आए थे बीजेपी में, वो वापस चले गए। तो उसको देखते हुए इससे सीख। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, पिछला चुनाव अगर आप गौर करें तो उस समय बीजेपी का जो संगठन था उतना मजबूत नहीं था जितना आज की स्थिति में है। आप 5 साल के गैप को आप देखिए कि 5 साल लगातार बीजेपी ने काम किया है। अभी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो या फिर अमित शाह की रैली हो, बहुत बड़ा रैली में हुजूम आ रहा है, लोग आ रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारे नए लोगों का भरोसा है। खास बात यह है कि 144 की जो पहली सूची जारी हुई है उसमें 10 उधर मैं एक खबर और देख रहा हूं कि एक तरफ जहाज, कौन सा जहाज है दीपेश, जरा आप बता देना। शिवालिक जहाज जो है वो मुद्रा पोर्ट पर पहुंच चुका है। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी, मैं देख रहा हूं अभी नेशनल टेलीविजन में कि एलपीजी की समस्या को लेकर पैदल मार्च कर रही हैं। एक बार नंदीग्राम का जिक्र कर रहा हूं, माफी चाहते हुए आपको रोक रहा हूं कि व्हील चेयर आपको याद होगा। हाँ, मैं उसी सवाल पर आने वाला था। चुनाव हो रहा है, मैं उसी सवाल पर आने वाला था कि होगा। ममता बनर्जी की उस स्ट्रेटेजी को बीजेपी कैसे ब्रेक करेगी जब वो पैदल मार्च के लिए निकल जाती हैं और फिर एक इमोशनल कार्ड खेलती है, जिस व्हीलचेयर का आप जिक्र कर रहे हैं। देखिए, अभी एक परसेप्शन तो है बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मेरे कई मित्र हैं, कई जर्नलिस्ट साथी हैं, कुछ लोग हैं जो दिल्ली से कवर करने गए हैं, मैं लगातार उनसे बात करता हूं। एक परसेप्शन तो देखिए है, ये परसेप्शन मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई तो हिंदुओं पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। ये परसेप्शन बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने एक बड़ी विजय हासिल की है। तो एक परसेप्शन तो ये है, लेकिन आपको याद होगा कि व्हील चेयर को लेकर कई थ्योरी कही गई थी। और मैं इसी पदयात्रा का जिक्र, जो आप मुझसे पूछने वाले थे, जब मैं देख रहा हूं कि एक तरफ जो है शिवालिक मुद्रा पोर्ट पर एलपीजी लेकर पहुंच गया है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी एलपीजी को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा बना रही हैं बंगाल चुनाव में और वो पदयात्रा में निकल गई हैं, तो वो अंतिम दिनों में नंदीग्राम आई थी व्हील चेयर से। और जब नंदीग्राम में व्हील चेयर से वो गांव-गांव घूम रही थी, तब ऐसा लगा था कि पूरा चुनाव पलट गया है। लेकिन उस रणनीति को भी शुभेंदु अधिकारी ने भेदा था। एक बार कोई भी चीज चलती है, मुझे लगता है कि कुछ
सालों के बाद एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज भी होती है। और जो हिंसा होती है पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों की बात होती है और बांग्लादेश के मुसलमानों के घुसपैठ की बात होती है, और फिर बीएसएफ की बात केंद्रीय गृहमंत्री कहते हैं कि बीएसएफ का सपोर्ट कोई करता ही नहीं है, तो ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय खतरा भी बन चुका है। तो इसलिए भी पश्चिम बंगाल के लोग, मुझे लगता है कि एक बार ये सोचेंगे कि क्या सरकार बदलना चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर हैं मुझे लगता है जिस पर भारतीय जनता पार्टी को शुरुआती थोड़ा एज तो समझ में आ रहा है। दीपेश, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, और यही कारण है कि ये बहुत खास हो जाता है इस बार का चुनाव। और 144 जो नामों की सूची जिसका आप जिक्र कर रखे हैं अब, और उस पर अब देखने वाली बात होगी कि भविष्य क्या होता है, किस तरह से ये चुनाव लड़ा जाता है, भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरती है।